मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईडूशाला में। आज के वीडियो में हम लोग ईडूटेरिया से बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देख रहे थे। तो आज हम लोग इसका एंशिएंट देखेंगे, प्राचीन भारत देखने वाले हैं। 69 से लेकर जितने भी इसमें कवर किए गए हैं 47वीं तक, और साथ ही सीडीपीओ का भी क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। तो एंशिएंट से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ये यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं डिस्कशन के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इस 69 बीपीएससी प्री में जो पूछा गया था एंशिएंट से क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले है इसमें पहला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी तो ये किससे संबंधित है? मराठे, ठीक है, मराठा प्रशासन से संबंधित है। हालांकि ये एंशिएंट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ईडूटेरिया ने इसे एंशिएंट में डाल दिया है, तो कोई बात नहीं। तो मराठा प्रशासन इसका आंसर हो जाएगा। मराठा प्रशासन के तहत अष्टप्रधान की जो संकल्पना थी मंत्रिपरिषद के रूप में की गई थी। इसके तहत 8 प्रमुख अधिकारियों को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता था। परिषद का गठन 1674 में छत्रपति शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान के प्रमुख देखेंगे तो ये पेशवा प्रधानमंत्री होते थे, अमात्य या मजूमदार जो होते थे ये वित्त मंत्री होते थे, पंडित राव उच्च पुजारी आंतरिक धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने वाले, सुमंत या दबीर जो होते थे विदेश मंत्री, वकियानवीस गृह मंत्री होते थे, सचिव जो है शाही आदेशों को तैयार करने वाला होता था, सर ए नौबत या सेनापति जो था ये प्रधान सेनापति होता था, साम्राज्य की सेना और रक्षा का प्रबंधन करता था। न्यायाधीश जो है ये मुख्य न्यायाधीश होता था, दीवानी और फौजदारी मामलों में न्याय प्रदान करना इसका काम था। नेक्स्ट देखेंगे बोधिसत्व। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंडिंग स्थित है, तो ये कहाँ? अजंता में स्थित है। तो अजंता में इसका आंसर अजंता हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व जो होता है ये जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता है उसे कहते हैं। पद्म पानी का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कमल धारण करने से है। बोधिसत्व पद्म पानी की चित्र अजंता की गुफाओं में प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा विश्व की सबसे बड़ी रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है और ये 600 से 1000 ईस्वी की अवधि की कलाकृतियां हैं। बादामी की गुफाएं कर्नाटक के उत्तरी भाग में बादामी में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है, बादामी की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन यहाँ पे देखना है। तो देखिए, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आया था, तो यहाँ पे देखिए गलत है। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। दोनों ही यहाँ पे देखिए गलत है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फाहियान जो है गलत क्या था? फाहियान जो है देखिए गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था भारत, ये 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था। इसने फू को की रचना की थी जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। वेनसांग के बारे में देख लेते हैं। 629 में यह हर्षवर्धन के समय भारत आया था और CU की रचना की थी। इसमें वेनसांग ने तत्कालीन 138 देशों का विवरण प्रस्तुत किया है। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है। वाट्स के अनुसार वह भारत को इनटू अर्धचंद्राकार नाम देता है। तो देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त के समय आया था और वेनसांग जो है ये हर्ष के काल में आया था, इसलिए यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट है सुमेलित करना है इसको, तो इसको चलिए सुमेलित करते हैं, ठीक है। तो चरक जो थे ये चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त किससे संबंधित थे? गणित से, वराहमिहिर आपके ज्योतिष हो जाएंगे और विशाख दत्त जो थे नाटककार थे। तो यहाँ पे आंसर जो था ये डी था, ये देख लीजिए इसका मिलान।
तो चरक जो है चिकित्सा संबंधित है, ब्रह्मगुप्त गणित से, और वराह मिहिर जो है ज्योतिष से, विशाख दत्त आपका नाटककार से हो जाएंगे। नेक्स्ट है नाथपंथी सिद्ध और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो ये उत्तर भारत में। तो नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। नैनार तमिल कवि संतों ने 5वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार में अहम भूमिका निभाई थी, जबकि 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव आदि ने भक्ति आंदोलन को अधिक मुखरता प्रदान की थी। आदि शंकराचार्य, तो ये 11 मई 788 ईस्वी को आदि शंकराचार्य का जन्म कोच्चि, केरल के पास कलाडी नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और संस्कृत में वैदिक सिद्धांतों पर अनेक टिप्पणियां लिखी थी। इनके द्वारा सनातन धर्म के प्रचार के लिए श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में भारत के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ये राजगृह हो जाएगा। तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह या मगध की प्रथम राजधानी थी। प्रारंभिक वैदिक काल में पाटलिपुत्र जो था भारत का एक शहर था, जिसे गंगा नदी के पास एक छोटे किले के रूप में मगध शासक उदयन द्वारा बनाया गया था। ठीक है, पाटलिपुत्र नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश की राजधानी थी। अफगानी तुर्क शासक शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा था, और मौर्य काल में स्थित पाटलिपुत्र जो था विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक था। मगध को 16 महाजनपदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखा गया है? तो एक कामंदक, ठीक है, कामंदक के द्वारा लिखा गया है। तो नीतिसार जो है राज्यशास्त्र का एक संस्कृत ग्रंथ है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसके रचयिता जो है कामंदक है अथवा कामंदक, और यह रचना जो है साधारणतः कामंदकीय नाम से प्रसिद्ध है। इसमें गुप्तकालीन भारत में प्राचीन काल के राजनैतिक जीवन, कूटनीति और राजकीय चित्रण को दर्शाया गया है। ये रचना और रचनाकार दिया है, इसको भी देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के कौटिल्य थे। राजतरंगिणी कल्हन का है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का है। हर्षचरित यवान भट्ट का है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। अभिज्ञान शकुंतलम आपका कालिदास का है, और स्वप्न वासोदत्ता जो है भास का था। नेक्स्ट है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा? तो ये समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त के बारे में देख लीजिए। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी, और इस कार्य के लिए समुद्रगुप्त को अनुकंपवन कहा गया। समुद्रगुप्त का जो काल है 335 से 375 रहा, और समुद्रगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक थे जो गुप्त वंश के चौथा राज्य और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त से संबंधित इलाहाबाद स्तंभ अब शिलालेख जो है उनके दरबारी कवि जो हरिसेन थे इनके द्वारा रचा गया है, और इसमें समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों का उल्लेख है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म हो गया इसका आंसर। और ये देख लेते हैं भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार जो है बौद्ध वास्तुकला के रूप में देखा जाता है। चैत्य किसको कहते हैं? जहाँ पे बौद्ध धर्म में पूजा स्थल के लिए चैत्यों का निर्माण किया गया है, और विहार जो होता है विहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के रहने के उद्देश्य से किया गया था। वे भिक्षुओं के निवास स्थान हैं। स्तूप जो है, स्तूप बौद्ध संतों की उपासना के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक आनुष्ठानिक स्थल के रूप में होता है जो एक कब्र के समान दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो ये घोड़ा हो जाएगा यहाँ पे।
सुरकोटता गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है और यहाँ घोड़े की हड्डियाँ के अवशेष और कुछ संबंधित कलाकृतियाँ मिली हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े को संबंध में पूर्णतः ज्ञान नहीं था और AK शर्मा और JP जोशी ने 2100 से 1700 ईसा पूर्व के दौरान घोड़े की हड्डियों के निष्कर्षों से सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी मौजूदगी की सूचना दी थी। सिंधु सभ्यता के बारे में देख लीजिए। इस सभ्यता के लोगों ने कई जानवरों को पालतू था और इसका प्रमाण जो है यहाँ से प्राप्त मुहरों और दफनाने की तिथि से मिलता है। और इन पालतू जानवरों में कुब्बड़ वाले सिंग वाले मवेशी जो था, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी शामिल है। एशियाई हाथी को भी पालतू बनाया गया था और इसके हाथी दांत का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया गया था। तो इस तरह ये जो 69 BPSC प्री में पूछा गया था एंशिएंट के क्वेश्चन, अब ये मध्यकाल में ये आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 68 का देखेंगे, फिर 67 का, ऐसे करके हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसमें से देखिए कोई नहीं है, क्योंकि गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन साम्राज्य को अनर्त कहा गया है। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित था। चोल साम्राज्य गोदावरी नदी के दक्षिण भाग में स्थित था। तो इसमें जो आंसर था ई था और इस प्राचीन काल में जो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ है? तो इसका देखिए, इसका भी ई आंसर था, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम जो तिथि है वो निश्चित नहीं है। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार भारत में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रारंभ हुआ था। पुरातात्विक साक्ष्यों में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य जो है लगभग जो है 1500 ईसा पूर्व मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो ये रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख है जो कि संस्कृत का सर्व प्राचीन शिलालेख है। इसमें सुदर्शन झील के एक कृत्रिम जलाशय के निर्माण की जानकारी दी गई है। इसमें सुदर्शन झील का जो निर्माण है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में उसके प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था और सुदर्शन झील का प्रथम बार जो मरम्मत था ये रुद्रदामन ने कराया था और दूसरी बार ये स्कंदगुप्त ने करवाया था इसका मरम्मत। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये हो जाएगा गुप्त कला के अवशेष है। ठीक है, गुप्त कला के अवशेष हैं। तो देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है और इलाहाबाद में जो गढ़वा मंदिर है ये गुप्त कालीन मंदिर है। और भारत में मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ भी गुप्त काल से माना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में मंदिर निर्माण की 3 कला शैली प्रचलित थी। कौन कौन? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। नागर शैली में उत्तर भारत में विकसित हुआ है वो नागर शैली कहलाता है। ये हिमालय से विंध्याचल तक विकसित है। और द्रविड़ शैली दूसरा है, ये दक्षिण भारत में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और बेसर शैली जो है इन दोनों को विंध्याचल से कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र है इसे बेसर शैली यहाँ पे विकसित हुआ है, ये मध्य भारत में। ठीक है, तो ये 3 शैलियाँ हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी बिहार की स्थापना धर्मपाल ने कराई थी तथा पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने ओदंतपुरी बिहार की स्थापना किया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी?
तो ये राजगीर में आयोजित हुई थी, राजगीर में। तो अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान 483 ईसा पूर्व में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चलिए इसमें देख लेते हैं संगीति काल, शासनकाल, समय और अध्यक्ष। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में और 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इस समय अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, ठीक है, और ये कालाशोक के समय हुआ था 383 ईसा पूर्व और सबाकर्मी इस समय अध्यक्ष था। और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के समय 251 ईसा पूर्व में हुआ था। मोगलीपुत्र 30 इस समय अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुआ था कश्मीर और कनिष्क के समय और ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। वसुमित्र जो थे यहाँ अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त करी थी। तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ऐसा किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर सत्ता हासिल की थी। विरासत में एक बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने के बाद उन्होंने पड़ोसी क्षेत्रों पर नियंत्रण बढ़ाकर अपने पिता समुद्रगुप्त की नीति को जारी रखा था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनका शासनकाल है 380 से 415 ईस्वी, ठीक है, और इनके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है क्योंकि इस समय कला, स्थापत्य, साहित्य इन सभी का अभूतपूर्व विकास हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। यह समुद्रगुप्त का पुत्र और चंद्रगुप्त प्रथम का पौत्र था। सांची अभिलेख में उसे देवराज और प्रवर सेन कहा गया है। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया था। चंद्रगुप्त ने विद्वानों को संरक्षण दिया था और इनके दरबार में नवरत्न निवास करते थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरि ये सभी प्रमुख थे। वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये पुष्यभूति ने किया था। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। गुप्तों के बाद उत्तर भारत में सबसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। इस वंश का उदय हरियाणा के थानेश्वर में हुआ था। वाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यभूति को वर्धन वंश का संस्थापक बताया है। इसके अलावा वाणभट्ट के अन्य लेख कादम्बरी, चंडी शतक है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो ये कुषाणों ने किया था। तो पार्थियनों के रोम से संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए चीन से व्यापार करने के लिए रोम को कुषाणों से मधुर संबंध बनाने पड़े थे। यह व्यापार महान सिल्क मार्ग तथा रेशम मार्ग से संपन्न होता था। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के बीच मधुर संबंध का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में मिलता है। मुगल शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये जीवक था। तो बिंबिसार जो है मुगल साम्राज्य का सम्राट था जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार का जो शासनकाल है ये 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जो है जीवक बिंबिसार के दरबार में था। अवंती राज चंडप्रद्योत से उसका युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में मैत्री संबंध हो जाने से उसने अपने राजवैद्य जीवक को चंडप्रद्योत के राज्य में चिकित्सा के लिए भेजा था। चंडप्रद्योत के पीलिया नामक रोग का इलाज जो है जीवक ने किया था। ठीक है, आगे अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो ये लोथल है। तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे खंपात की खाड़ी के निकट लोथल अवस्थित है। इसकी खोज 1957 में रंगनाथ राव ने किया था। यहाँ से प्रसिद्ध गोदीवाड़ा यानी कि डॉक यार्ड का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा चावल, फारस की मुहर, हाथीदांत, चक्की, अग्नि के भी साक्ष्य मिले हैं। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय थे। चोल साम्राज्य की राजधानी की स्थापना विजयालय ने 8वीं शताब्दी में किया था। चोलों की राजधानी तंजौर थी और चोल काल की नटराज मूर्ति एवं स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था अति प्रसिद्ध थी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगीति
बुद्ध के महापरिनिर्वाण जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था के तत्काल बाद राजगीर के ये सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के काल में हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने देखा था पीछे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। गिराता अर्जुनियम पुस्तक किसने लिखा था? तो भारवी ने लिखा था। किराता अर्जुनियम, इसमें किरात वेशधारी शिव और अर्जुन की कथा है इसमें, और इसने ये महाकाव्य जो है इसकी रचना भारवी ने किया था। इसमें 18 सर्ग है और भारवी जो है 6ठी शताब्दी के संस्कृत के महान कवि हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। आगे देखते हैं अब 66वीं बीपीएससी का। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन में। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। इन्होंने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नगर को खोजा था जो रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के प्रमाण जो मिले हैं कालीबंगन से मिले हैं। कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है और इसके अलावा कालीबंगन से ऊंट, चना, सरसों, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। ठीक है, तो सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया का संबंध जैन धर्म से है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से त्रिरत्न या रत्नत्रय भी कहा जाता है। ये त्रिरत्न आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक है। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने किया था। इसके वास्तविक संस्थापक जो थे महावीर स्वामी को माना जाता है। 24वें तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी, तो इनको माना जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो ये कनिष्क ने किया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और इसका आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था और इसी में हीनयान तथा महायान 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का। ठीक है, अब आगे देखेंगे निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये वैशेषिक दर्शन ने। तो परमाणु दर्शन का जो सिद्धांत है ये वैशेषिक दर्शन में कनाद द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और न्याय दर्शन का संबंध गौतम से है, वहीं सांख्य दर्शन का संबंध जो है कपिल मुनि से है। वैशेषिक दर्शन एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। इस दर्शन में समस्त अर्थ तत्व को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये सभी बांटा गया है। अब आगे देखेंगे प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये नर्मदा नदी घाटी से। तो नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटी मानी जाती है। सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का जो साक्ष्य है इसी नदी के किनारे नदी घाटी के हथनौरा जो मध्य प्रदेश में है यहाँ से प्राप्त हुआ है। पुस्तक नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन में नर्मदा घाटी के निकट प्राप्त मानव खोपड़ी को 5 से 6 लाख पुराने जीवाश्म के उल्लेखित रूप में किया गया है। ठीक है, इससे यह बात प्रमाणित कि मानव जीवाश्म का जो प्रथम साक्ष्य है इसी नदी के किनारे सर्वप्रथम मिला था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। तो भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य राजवंश ने भारत पर 137 वर्ष शासन किया था, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल देखें तो ये 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था और इस वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। इस वंश के सबसे प्रतापी सम्राट जो थे अशोक थे, जिसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य सबसे शक्तिशाली एवं महान बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था।
बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा गांधार, ठीक है, गांधार शैली में प्राप्त हुई है। तो बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत हुआ है और गांधार कला शैली को हिंद यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। गांधार कला शैली की विषय वस्तु जो थी भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी तथा रोमन थी। कनिष्क के शासन काल में गांधार शैली का अधिक विकास हुआ है। भरहुत तथा सांची में कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप गांधार कला के उदाहरण हैं। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो ये यहाँ पे देखिए ई आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में के अनुसार अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध जो था 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, यानी कि कलिंग विजय जो है 13वें शिलालेख में है। इसी युद्ध के बाद अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, परोपकार का रास्ता अपनाया और वह बुद्ध धर्म का अनुयायी बना। 65वीं बीपीएससी का देखेंगे अब। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। अशोक पहला राजा था जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक का नाम अशोक केवल लघु शिलालेखों में मिला है। अन्य सभी अभिलेखों में अशोक को देवा नाम प्रियदर्शी यानी कि देवों का प्यारा की उपाधि में अंकित किया गया है। जोसेफ प्रिंसेप ने सर्वप्रथम देवा नाम प्रियदर्शी को अशोक के रूप में पहचाना था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसमें देखिए ई आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं था। गुप्त काल के प्रसिद्ध औषधि के विद्वान थे धन्वंतरी, ठीक है। तो इनमें से विकल्प में दिए गए नामों में केवल सुश्रुत आयुर्वेदाचार्य थे, लेकिन इनका काल जो है 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक या सर्जरी का पिता भी कहा जाता है। लिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। तो खरोष्टी लिपि जो है प्राचीन भारतीय लिपि थी जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। यह लिपि जो है भारत के पश्चिमोत्तर भाग में प्रचलित थी। गांधार क्षेत्र जो था यहाँ प्रचलित थी। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में अशोक के शिलालेखों पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये ताम्रलिप्ति, ठीक है, ताम्रलिप्ति। भारत के पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति शहर का ताम्रलिप्ति बंदरगाह गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था ये गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह था और यहाँ से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार किया जाता था। तो पश्चिम तट के बंदरगाह भड़ोस से पश्चिम एशिया से व्यापार किया जाता था। ताम्रलिप्ति जो है बंदरगाह वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित है। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है बताना है, ठीक है। इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। तो हड़प्पा का जो उत्खनन हुआ है 1921 में हुआ है, ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो केवल ए यहाँ पे सही है। बाकी सभी के बारे में देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है ये राखी गढ़ी है और ये घग्गर नदी के किनारे हरियाणा राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सा नदी सप्त सैंधव प्रदेश में समाविष्ट नहीं था? तो ये साबरमती है। झेलम, चिनाब, रावी ये सभी था। तो ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग जो 7 नदियों वाला सप्त सिंधु क्षेत्र में निवास करते थे, साबरमती इसमें नहीं आता है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ देख लीजिए। प्राचीन और वर्तमान नाम कुभ, कुर्रम इसका नाम था, कुभा का काबुल है, पितस्ता का झेलम है, अस्किनी का चिनाब है, परूसनी का रावी है, सदा नीरा का गंडक है और सरस्वती का घगर है। ये वर्तमान नाम है। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? तो ये 500
युद्धक हाथी दिया था, 500 युद्धक हाथी दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इसका जन्म जो हुआ है 345 ईसा पूर्व हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा है, चंद्रोकोटस, तथा जिसकी पहचान जो है विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था और इसने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। इस हार के बाद निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को उपहार स्वरूप 500 युद्ध हाथी उपहार में दिया था। सेल्यूकस ने भी उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रदेश दिया था, जिसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम देखते हैं तो एरिया का हेरात है, एराकोसिया ये कंदहार और पेरिपेनिसडाई ये काबुल का क्षेत्र था, जेट्रोसिया जो है बलूचिस्तान का क्षेत्र था। तो ये क्षेत्र उसने दिया था। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताना है। तो दंडी का 10 कुमार चरित ये सही है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है। आर्यभट्ट का ये गलत है। भास का स्वप्न वासोदत्ता तो गलत है, इसको देख लेते हैं। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी थे और इस रचना में 10 कुमारों ने अपनी अपनी यात्राओं का अनुभव का वर्णन किया है। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। स्वप्न वासोदत्ता के लेखक भास हैं और ये 6 अंकों का एक रोचक संस्कृत नाटक है। बृहद संहिता के लेखक वराह मिहिर हैं। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें खगोल शास्त्र से संबंधित बातों का वर्णन है। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टीय है जो 5 भागों में कौन कौन है, गीतिकपदम, 10 गीतिका, गणितपाद, कालक्रिया और गोलसादा ये 5 भागों में स्थित बटा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे विग्रहराज IV ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था। तो वे स्कूल का निर्माण किए थे। तो विग्रहराज IV जो है 1153 के आसपास अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था, जिसे तोड़कर 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे चलकर 1213 में इल्तुतमिश ने इस मस्जिद को और आकर्षक बनाया था। अब निम्न कथनों में सही कथन देखना है, ठीक है। तो कल्हन का ग्रंथ जो है राजतरंगिणी जो है ये संस्कृत में है। यहाँ पे देखिए कूट में पहले क्वेश्चन दिया है, फिर कूट में आंसर इसका है। तो देखते हैं कल्हन का ग्रंथ तो राजतरंगिणी सही है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, तो ये भी सही है। अब्दुल हमीद लाहौरी का बादशाहनामा शाहजहां के शासन के बारे में है, सही है। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था, तो ये भी सही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये सही है। यहाँ पे जो है आंसर ये बी हो जाएगा। 1 2 3 4 सही है। हुमायूं नामक के लेखक गुलबदन बेगम थी, जो बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन थी, ठीक है। इस पुस्तक में बाबर तथा हुमायूं के बारे में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक के माध्यम से तत्कालीन समय के भारत की अर्थव्यवस्था, आर्थिक तथा सामाजिक दशा का भी वर्णन मिलता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो ये सारनाथ में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने यह उपदेश अपने 5 शिष्य वास्या, महानामा, कौंडी, भदिया और वत्सजीत के समक्ष किया था। अब देखेंगे 64वीं बीपीएससी के क्वेश्चन। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं कहाँ से मिलते हैं। तो ये मेहरगढ़ से मिलते हैं, ठीक है, मेहरगढ़ से। तो सर्वप्रथम कृषि एवं पशुपालन का जो साक्ष्य है ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ जो है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी कृषि बस्ती है। इस स्थान में से घोड़ा, गधा, खच्चर जैसे मालवाहक का भी प्रमाण मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि प्राचीनतम प्रमाण ये नवपाषाण काल में मिलता है और इस काल में कृषि, पशुपालन, पत्थरों के औजार आदि का विकास हुआ है। वर्तमान में जो मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान में है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो ये बीम कैटफिशस ने किया था। बीम कैटफिशस ने किया था। बीम
फिशर्स के बारे में। आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन भीमकट फिशर्स ने किया था। इस शासक ने प्रारंभ में सिक्कों तथा शिलालेखों की एक विशेष श्रृंखला जारी की थी। इसने तांबा, सोना, चांदी के सिक्के भी चलवाए थे और भीमकट फिशर्स ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। कुषाण वंश का शासक था प्रथम शताब्दी में और एक कनिष्क का पिता भी था। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट ने कहा था। आर्यभट्ट ने ये बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही सूर्यास्त एवं सूर्योदय होता है। आर्यभट्ट गुप्त काल में एक प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं सूर्य सिद्धांत और ब्रह्म सिद्धांत, ये इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट देखेंगे, स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो ये बालपुत्र देव, ठीक है, बालपुत्र देव है। शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने बौद्ध विहार की स्थापना हेतु इन्हें 5 गांव दान में दिया था। देवपाल के नेतृत्व में पाल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसने राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष को पराजित किया था और देवपाल को परम सौगात भी कहा है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बारे में देखते हैं क्योंकि इसके लेखक के नाम स्पष्ट नहीं किया गया है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारी संबंधों पर आधारित है और इस पुस्तक के लेखक का नाम पता नहीं है। इस पुस्तक से भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों से बनी इमारत। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है 1921 में सर जॉन मार्शल के द्वारा के नेतृत्व में किया गया था। दयाराम साहनी ने किया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी पक्की ईंट से बने मकान की प्रधानता, नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, आदि ऐतिहासिक सभ्यता, व्यापार प्रधान सभ्यता, ये सभी। मेगास्थनी दूत था, तो ये सेल्यूकस का दूत था, सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था और यह सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तकों में इंडिका प्रमुख है, जिससे मौर्य काल के समाज एवं संस्कृति का विवरण प्राप्त होता है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। तो प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास संबंधित है। इसके लेखक है चाणक्य, कौटिल्य कह लीजिए। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करी थी, जिसके बाद यह चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया है जो काफ़ी प्रचलित है। त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक जो है ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। इस ग्रंथ में महात्मा बौद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। इस ग्रंथ को लिखने में पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक आते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए इस त्रिपिटक के भाग, संकलनकर्ता और विषय वस्तु क्या है। तो विनय पिटक के संकलनकर्ता उपाली हैं। इसके अंतर्गत संघ के नियम का उल्लेख है। सूत पिटक आनंद हैं संकलनकर्ता और बुद्ध के उपदेशों को, शिक्षा को इसमें संकलित किया गया है। अभिधम पिटक जो है मोगाली पुत्तिस के द्वारा लिखा गया, ये दार्शनिक पे चर्चा करता है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो ई हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म शब्द का प्रयोग किया, जिसका तात्पर्य प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रस्तुत की गई आचार संहिता से था। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक द्वारा शुरू किया गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है इसमें। तो मेगास्थनीज
निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। पहला दार्शनिक, किसान, चरवाहा एवं शिकारी, कारीगर एवं व्यापारी, सैनिक, जासूस या निरीक्षक और सभासद या मंत्री। ठीक है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। फाहियान चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और इसने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत में बौद्ध शिक्षा ग्रहण किया था। इसकी यात्रा का वर्णन एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। फाहियान ने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल वंश का शासक विजयालय था और इसकी राजधानी तंजौर या तंजाउर थी। स्थानीय शासन चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी। संपूर्ण चोल साम्राज्य जो था 6 मंडलों में विभाजित था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया था। वर्तमान पंचायती व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का आधुनिक रूप है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहा जाता था। तो ये हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग है। नेक्स्ट देखेंगे, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520 तक ईस्वी तक। ठीक है। तो सुंगयुन जो है एक चीनी यात्री था। ये 515 में भारत आया था। इसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करना और ये 515 से 520 तक यह भारत में रहा था। इसके बाद वह चीन वापस लौट गया था। इसने ज़्यादातर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भ्रमण किया था। भारत तो आने वाले अन्य चीनी यात्री फाहियान है, वेनसांग है और सिंह है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? बनावली से हुआ है। बनावली से। तो बनावली जो है हड़प्पा, यहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ये फतेहाबाद, हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इससे पूर्व राजस्थान स्थित कालीबंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो ये चेदी वंश से था। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से। खारवेल जो है भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक था। उड़ीसा में स्थित उदयगिरी पहाड़ी के पास हाथी गुफा अभिलेख से खारवेल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। खारवेल जो है जैन धर्म का अनुयायी था। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ठीक है। गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को 5 भागों में विभाजित किया गया था। इसी में वैसी भूमि जो जंगली हो तथा बिना जोती हुई हो उसे अपरहत कहा जाता था। अन्य भूमि देख लीजिए, क्षेत्र किसको कहा जाता था? कृषि योग्य जो भूमि होती थी उसे क्षेत्र कहते थे। खिला बंजर भूमि को, सारा जो है जारागाह को और वस्ती जो है रहने योग्य भूमि को कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ V.A. स्मिथ हो जाएगा। R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वस, ये सभी हड़प्पा से संबंधित हैं। जबकि U.A. स्मिथ क्या हैं? ये एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। ठीक है। इन्होंने अशोक तथा अकबर जैसे शासकों पर पुस्तकें लिखी थी। इनकी प्रमुख पुस्तकें देखा जाए तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट्स ऑफ इंडिया, ये सभी इन्होंने लिखा था। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश ये सारनाथ में दिया था। ठीक है। ये अभी हम लोगों ने देखा था। ये देख लीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई है। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, लेकिन सर्वाधिक उपदेश अगर रहेगा तो ये श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के, वर्तमान में इसको फल्गु नदी कहते हैं, इस नदी किनारे हुआ था। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्राचीन भारत का, ठीक है, समुद्रगुप्त को। मुगल शासक अकबर के बाद समुद्रगुप्त का साम्राज्य श्रेष्ठ था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में
समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। समुद्रगुप्त बीना बजाने में निपुण था। उसके दरबार में बुद्धघोष जैसे विद्वान रहते थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ये वेनसांग ने की थी। वेनसांग ने, चीनी यात्री वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। 630 से 645 तक वेनसांग भारत में रहा था। उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। उसके पुस्तक से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। वेनसांग तथा इत्सिंग जैसे यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की थी तथा लंबे समय तक यहाँ रहकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। इंडिका का लेखक कौन था? तो ये मेगास्थनीज था। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था और ये एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का संपूर्ण विवरण मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये लोथल। ठीक है, लोथल जो है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है और हड़प्पा काल में यह एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल की खोज 1954 में SR राव के द्वारा किया गया था। इस स्थान से मृदभांड, मुहर तथा कई पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था ये स्कंदगुप्त था। हुनों ने सर्वप्रथम 458 में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय गुप्त शासक जो था स्कंदगुप्त का शासनकाल था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर उन्हें वापस जाने के लिए विवश कर दिया था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का 8वां राजा था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका शासनकाल 455 से 467 तक था और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तथा विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया था। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी। कश्मीर के प्रसिद्ध कवि एवं उपन्यासकार कल्हण द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी। इसमें कश्मीर के इतिहास का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग और 8000 श्लोक हैं। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ये जूनागढ़ में है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है संस्कृत भाषा में है और यह अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। इसमें सुदर्शन झील का उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया है और जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन को भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता थी त्रिशला। उन्हें 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनारा में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया था। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सर्वाधिक श्रावस्ती में, और 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो ये सारनाथ में किया था। सारनाथ में देख ही लिया है। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये राजगृह थी, गिरिवर्ज। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी राजगृह थी। मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम जो उल्लेख है ये अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया है। समय के साथ वत्स, अवंती, कौशल जैसे शक्तिशाली राज्यों को भी मगध में मिला गया था।
और इसके बाद मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हुआ। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी राजा था। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की राजगद्दी को प्राप्त किया था। इसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, काशी तथा कौशल को मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा की गई थी। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मुगालिपुत्तिस द्वारा की गई थी। इस बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति में ही अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरणों में। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी और इसमें 180 प्रकरण है और 15 इसमें अधिकरण है। ठीक है, और ये मौर्यकालीन से संबंधित पुस्तक है। सैंड्रो कोर्स जो है से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने 345 ईसा पूर्व से 289 ईसा पूर्व तक भारत पर शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के इस नाम की पहचान विलियम जोन्स ने किया था। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। तो सम्राट अशोक का संबंध मौर्य वंश से है और इनका जो शासनकाल है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। और ये सम्राट अशोक ने भारत क्षेत्र का विस्तार ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक किया था। अशोक द्वारा लिखी गई ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदर्थ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी और इस वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था, जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो ये कश्मीर में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कश्मीर में। इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ठीक है, इसमें हमको मौर्यकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन का विवरण मिलता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था? हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था और ये जो हर्षचरित पुस्तक को बाणभट्ट के द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। इसमें वर्धन साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन का विवरण मिलता है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था और कादम्बरी पुस्तक की रचना भी बाणभट्ट ने किया था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस जो है एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके लेखक जो हैं विशाख दत्त थे। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य संबंधी राजनीतिक सफलताओं का विवरण मिलता है। इस पुस्तक की रचना 4वीं शताब्दी में की गई थी। इस नाटक का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद जो किया था ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, ये हम लोगों ने देख लिया है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये सारनाथ हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिवर्ज राजगीर। ठीक है, ये सब देख लिया है हम लोगों ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन हुआ? तो ये मौर्य वंश का शासन। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश ने भारत पर लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था और इसका अंतिम शासक था बृहदर्थ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला जो है भारत में गांधार
महाजनपद की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह विश्वविद्यालय प्राचीन काल में विश्व के महान विश्वविद्यालयों में से एक था। इसी विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य आचार्य थे। 405 में चीनी यात्री फाहियान ने यहाँ की ही यात्रा की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय को 1980 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया था मोगाली पुत्र तीस के द्वारा किया गया था। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की जो एक बड़ी संख्या है किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा जारी की गई थी। तो पूर्व मध्यकाल में सातवाहन आए थे, इन्होंने शीशे और पोटीन के भी सिक्के ढलवाए थे। ये सिक्के जो हैं आर्थिक लेन देन के लिए उपयुक्त होते थे। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इसमें किसने विश्वास किया? रोमिला थापर ने। ठीक है, रोमिला थापर जो है मौर्य साम्राज्य के पतन में आर्थिक कारण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मौर्य समाज था राजकोष पर निरंतर भारी दबाव बना रहा था। इसके अनुसार मौर्य साम्राज्य जरूरत पड़ने पर राजस्व का दोहन करके ही संतुष्ट थी। उसने अर्थव्यवस्था को इस हद तक पुनर्गठित नहीं किया था कि साम्राज्य प्रणाली को दीर्घकालीन समर्थन दे सके। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति, ये इसके लेखक हरिसेन हैं। गुप्तकालीन सम्राट समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक जो सचिव हरिसेन ने इलाहाबाद प्रयाग में प्रशस्ति की रचना की थी और यह सम्राट समुद्रगुप्त के लिए जानने का प्रमुख स्रोत है। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो ये भारत जावा कला का। तो 8वीं शताब्दी में जावा, सुमात्रा और मलाया के भूभागों पर शैलेंद्र नामक एक नवीन राजवंश का उदय हुआ और इस प्रतापी राजवंश ने ही जावा में बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। यह भारत जावा का कला का सुंदर उदाहरण है। प्रदोत कहाँ का राजा था? यवंती का राजा था। प्रदोत वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश ने आर्यावर्त पर शासन किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था चंद्र प्रदोत था। बौद्ध ग्रंथ विनयपिटक के अनुसार चंद्र प्रदोत का मगध नरेश बिंबिसार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। जब चंद्र प्रदोत पीलिया रोग से ग्रसित थे तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके सहायता के लिए भेजा था। नेक्स्ट है हुड राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित हुए थे? ठीक है, तो ये यशोधर्मन के द्वारा हुड राजा जो था तोरमान मालवा के शासक यशोधर्मन के द्वारा पराजित हुआ था। तोरमान ने लगभग 500 ईस्वी में मालवा पर अधिकार किया था। मिहिरकुल तोरमान का ही पुत्र था। मिहिरकुल ने अपने साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक किया था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? ये राजा चोल के द्वारा। राजा चोल के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर है जो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। यह मंदिर पूरे तरीके से ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण राजा चोल प्रथम के द्वारा किया गया था। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो ये भानुगुप्त का एरन स्तंभ लेख में। तो विधवा दहन जो सती प्रथा था उसका उल्लेख हमें भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? एरन नामक स्थान मध्य प्रदेश में है और इस मध्य प्रदेश के साभर जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भानुगुप्त के मंत्री गोपराज उनके साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे जिससे गोपराज की पत्नी सती हो गई थी। इसी वजह से इस अभिलेख को एरन का सती अभिलेख कहा जाता है। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष में। तो बिंबिसार जो था हर्यक वंश से संबंधित था और ये बिंबिसार ने जब मगध पर शासन करना प्रारंभ किया उस समय उनकी आयु 15 वर्ष थी। अजातशत्रु बिंबिसार का ही पुत्र था जिसने अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो ये हो जाएगा खारवेल के द्वारा। ठीक है, खारवेल के द्वारा। तो बराबर पर्वत श्रृंखला जो है
बराबर पर्वत पर स्थित गोरख गिरी जो पहाड़ी है ये जहानाबाद जिले में है। और खारवेल जब अपने विजय अभियान को लेकर उत्तर की ओर बढ़ रहा था तो उसने गोरखगिरी पर्वत पर भी आक्रमण किया था और इसके आक्रमण के बाद इस पर्वत का कुछ भाग नष्ट हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, बौद्ध धर्म के ज्ञान का। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने विद्यार्थी तथा शिक्षक के रूप में इस विद्यालय में अपने जीवन का समय बिताया है। ठीक है, और वर्ष 2016 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया गया है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश नाम था। ठीक है, अजातशत्रु जो था हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था और अजातशत्रु जो था बिंबिसार का पुत्र था तथा अपने ये बिंबिसार अपने पिता की हत्या करके ये मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु ने मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया था। इसे कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक नागदशक था। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति की थी तो ये अलार कलाम एवं रुद्रक रामपूत के से। ठीक है, अलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ठीक है, और बुद्ध ने इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करी थी। बाद में अलार कलाम के बाद इन्होंने गौतम बुद्ध ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदर्थ था। ठीक है, बृहदर्थ। ये सब हम लोगों ने देख लिया है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था तो ये जंभिका ग्राम में। महावीर का जन्म वैशाली के निकट हुआ था 540 में और 30 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग दिया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी जंभिका ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, और ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, तो महाभारत के साक्ष्यों के अनुसार आधुनिक जो भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है इसे अंग प्रदेश कहलाता था और इसकी राजधानी चंपा थी। और अंग महाजनपद सर्वप्रथम जो है अथर्ववेद में इसका उल्लेख सबसे पहले मिलता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता सुधोधन तथा माता का नाम माया देवी था। ठीक है, सॉरी, इनके पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम माया देवी था। ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था में इनकी विवाह हो गई थी यशोधरा नामक कन्या से। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ है। कल्हन की पुस्तक का क्या नाम है? ये राजतरंगिणी नाम है कल्हन के पुस्तक का। ठीक है, तो कल्हन के पुस्तक का नाम राजतरंगिणी और संस्कृत भाषा में है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग तथा 7826 श्लोक हैं। नेक्स्ट है अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो ये राजगृह में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में सूत्र पिटक तथा विनय पिटक का निर्माण इसी संगीति में हुआ था। अर्थशास्त्र जो है किसका है? कौटिल्य का है। ठीक है, ये सब जान रहे हैं हम लोग। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है जो चंद बदाई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इस पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आयोग द्वारा जो इसका आंसर है कल्हन माना गया था जो कि गलत था। चलिए, तो इसके साथ ही आपका प्राचीन भारत कंप्लीट होता है।